हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अगला चैप्टर। और अगला चैप्टर है आपका कांग्रेस की स्थापना का सच। कांग्रेस की स्थापना का सच या कांग्रेस की स्थापना का मिथक के नाम से इन्होंने लिखा है इस चैप्टर को। ये तो आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और उस समय 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। इस संस्था को हम पहला अखिल भारतीय संस्था कह सकते हैं जो पूरे देश की या पूरे राष्ट्र की आवाज़ बना। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई और इन्हीं के मार्गदर्शन में एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एवं ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। यहाँ पर इस चैप्टर में इस बात की चर्चा की गई है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो किस लिए हुई, किन उद्देश्यों को लेकर हुई। तो इसमें हम सारे व्यूज़ देखेंगे, बिपिन चंद्र जी ने किस रूप में इसको प्रेजेंट किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर और मार्गदर्शन पर ह्यूम के संगठन को जन्म दिया ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में बहलाने और फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकालने के लिए सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास या सुरक्षा उपलब्ध कराए जा सके। इस तरह भारतीय जनता से बुदबुदाती एक क्रांतिकारी क्षमता का गला घोट दिया गया। यानी इस मिथक का सार संक्षेप यह है कि उस समय एक हिंसक क्रांति दस्तक दे रही थी जो कांग्रेस की स्थापना के कारण टल गई। यानी इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो इसलिए की गई, उसको एज ए सेफ्टी वाल्व थ्योरी नाम दिया गया है कि सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई कि कांग्रेस के मंच से जनता के अंदर का जो आक्रोश है वो आक्रोश निकल जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने शायद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिवेट कर दिया होगा और शायद यही कारण है कि उसकी जो रिपोर्ट आई होगी उस रिपोर्ट में संभावित विद्रोह या किसी आक्रोश की चर्चा हुई होगी और उसी विद्रोह या उसी आक्रोश की वजह से एक संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना की बात चली। तो ये जो मिथक है कि सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई, सुरक्षा कवच या सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई, इसको सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी प्रकाशित हुई है 1916 में यंग इंडिया में 1916 में ये प्रकाशित हुई। और किसने ये थ्योरी दी है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये थ्योरी दी गई। लाला लाजपत राय के द्वारा ये थ्योरी दी गई 1916 में। इस परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया गया। सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना पर लंबी चर्चा करते हुए लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरे से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर थे। यानी अगर सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात की जाए तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी यह कहती है कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई। रक्षा के लिए की गई।
कांग्रेस की स्थापना। और इसमें ये कहा गया कि भारत के हित उनके लिए दूसरे स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन पहला जो उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का वो था ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना। लेकिन ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का मजाक बनाया है, यानी इसको कमेंट किया है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। करीब 25-30 वर्ष बाद इस विषय पर रजनी पामदत्त के प्रामाणिक अध्ययन ने सुरक्षा वाल्व के मिथक को वामपंथी विचारधारा के कच्चे माल के रूप में स्थापित कर दिया। इस मिथक को बड़े जोरदार ढंग से उठाते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार की सीधी पहल और मार्गदर्शन के द्वारा कांग्रेस अस्तित्व में आई और इसके लिए वायसराय के साथ मिलकर एक गुपचुप योजना तैयार की गई ताकि उस समय उठ रही ब्रिटिश विरोधी लहर और जन असंतोष की ताकतों से ब्रिटिश शासन की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जाए। यह एक आसन्न क्रांति को विफल करने की कोशिश, या तो यूँ कहें कि क्रांति के आने की पेशबंदी थी। ठीक है कि समय रहते ही कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में तब्दील हो गई। इसके निष्ठावान चरित्र पर राष्ट्रीय चरित्र हावी होने लगा और यह जन आंदोलन की वाहक बन गई। लेकिन इसके जन्म के समय का कलंक इसकी राजनीति पर एक स्याही दाग छोड़ गया। एक संगठन के रूप में इसका यह दोहरा चरित्र कि इसे सरकार ने बनाया और फिर यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की अगुआ बनी, इसके समूचे इतिहास में नजर आता है। इसने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और उसके साथ सहयोग भी किया। उसने जन आंदोलनों की अगुवाई और जनता ने क्रांति के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया। इसे धोखा देकर साम्राज्यवाद का साथ दिया। सी दत्त के अनुसार इस तरह कांग्रेस के दो रुख रहे। एक पक्ष तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्यवाद से सहयोग का था, यानी रजनी पामदत्त जो कि एक वामपंथी इतिहासकार हैं, अगर उनकी बात देखा जाए तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस का एक पक्ष तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्यवाद के सहयोग का था, तो दूसरा पक्ष राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई का था। यानी रजनी पामदत्त के द्वारा ये दोनों बातें कही गई हैं कि यह संगठन ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भी है, और दूसरी चीज़ इसके द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई भी इस संगठन के द्वारा की गई। 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक MS गोलवलकर ने भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण इसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने पंपलेट V में कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह कर दिया जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, और यह एक विकृत धारणा फैलाई कि हमारे पुराने दुश्मन और हमलावर मुसलमान भी कई मायनों में हिंदुओं के समान हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने अपने दुश्मनों को अपने दोस्त मान लिए और इस तरह हमने सच्ची राष्ट्रीयता की जड़ें खुद अपने हाथों से खोद डाली। सच तो यह है कि भारत में चल रहा संघर्ष केवल भारतीय और अंग्रेजों के बीच नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय संघर्ष है। हिंदुओं को एक तरफ मुसलमानों से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेजों से। हिंदुओं को विराष्ट्रीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए गोलवलकर के अनुसार ह्यूम, कॉटन और वेडनबर्ग द्वारा 1885 में तय की गई नीतियां ही जिम्मेदार थीं। इन लोगों ने उस समय उबल रहे राष्ट्रवाद के खिलाफ सुरक्षा वाल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की। अगर हम उस समय 1939 की अगर बात करें तो 1939 में RSS के संघ संचालक MS गोलवलकर की बात अगर देखी जाए तो इन्होंने भी सेफ्टीवाद थ्योरी को यूज़ किया है और इनका प्रेजेंटेशन अपने अनुसार है। इनका ये कहना है कि
उस समय जो राष्ट्रवाद के खिलाफ इसका प्रयोग किया गया, एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया गया। CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस के उदय और विकास में सुरक्षा वाल्व की बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात में संतोष जरूर है कि इसके व्यर्थ के खून खराबे को टालने में मदद मिली। 1947 के पहले और बाद में दसियों विद्वानों और सैकड़ों लेखकों ने इन चार विचारधाराओं में से ही किसी न किसी को दोहराया है। ह्यूम सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना को ऐतिहासिक साक्ष्य बना देने में 7 खंडों वाली उस गोपनीय रिपोर्ट की भी निर्णायक भूमिका रही, जिसके बारे में ह्यूम का कहना है कि 1878 की गर्मियों में शिमला में उन्हें इसे पढ़ा था। इसे पढ़ने के बाद उन्हें इसका पक्का यकीन हो गया कि भारत में असंतोष उबल रहा है और एक बड़ी साजिश रची जा रही है। निचले तबके के लोग ब्रिटिश शासन के हिंसा के द्वारा उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसके पहले कि हम इस 7 खंडों के रहस्य की छानबीन करें, यह जान लेना बेहतर होगा कि इस रिपोर्ट की चर्चा सबसे पहले कैसे शुरू हुई और बाद में कैसे आगे बढ़ी। बेडनबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी है। ये नाम आप याद रखिएगा, बेडनबर्न। ये हैं ह्यूम के जीवनी लेखक। ह्यूम की जीवनी बायोग्राफी के लेखक, याद रखिएगा इसको। और ये जो 1913 में प्रकाशित हुई है, 1913 में प्रकाशित हुई है। सबसे पहले इसी जीवनी में 7 खंडों की गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ह्यूम जी को कहीं सूचना मिली कि ये चीज़ें हो रही हैं कि भारतीय समाज के अंदर असंतोष फैल रहा है और भारतीय जनमानस के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है आक्रोश है, और इसी आक्रोश को दबाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय के अनुसार इस तथ्य के बावजूद कि ह्यूम आज़ादी के प्रेमी थे, यह सबसे पहले एक अंग्रेज देशभक्त थे। और 1933 में गुरमुख निहाल सिंह ने इन 7 खंडों को सरकारी रिपोर्ट बताया और दूसरी तरफ एंड्रयूज और मुखर्जी ने कहा कि ये CID द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्टें हैं। 1978 में ह्यूम राजस्व, कृषि और बाड़ी विभाग के सचिव थे। इन विभागों के सचिव की पहुंच गृह विभाग की फाइलों पर या CID रिपोर्टों तक भला कैसे हो सकती है। फिर उस समय ह्यूम शिमला में नियुक्त थे, जबकि गृह विभाग की फाइलें दिल्ली में रखी जाती थीं। यानी ह्यूम की उस कहानी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। 1881 में ह्यूम मैडम ब्लावस्की के प्रभाव में आए। मैडम ब्लावस्की ने ह्यूम को बताया कि अलौकिक शक्ति रखने वाले इन गुरुओं से उनका संपर्क है। उन्होंने इन गुरुओं को महात्मा कहा है। ये महात्मा गुप्त रूप से तिब्बत में रहते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति के चलते दुनिया में कहीं भी किसी भी से संपर्क कर सकते हैं। दिसंबर 1883 में ह्यूम ने रिपन को लिखा, मेरा संपर्क ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जनता देख नहीं सकती, फिर भी उनका आदर करती है, भगवान मानती है, और ये महात्मा जनता की नब्ज पकड़ते हैं और इन्हीं भावनाओं को, एक चीज़ को जानते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए, इस चैप्टर में सुरक्षा वाल्व थ्योरी को समझने की और समझाने की कोशिश की गई है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो ह्यूम के दिमाग की उपज है, जो उस समय के वायसराय थे, और ह्यूम कह रहे हैं डफरिन के दिमाग की उपज है, जो उस समय के वायसराय थे। और डफरिन ने ह्यूम को निर्देशित किया कि आप एक ऐसे संगठन को तैयार करो, कुछ ऐसा करो जिससे भारतीयों के अंदर पनप रहे आक्रोश को हम देख सकें, उसे नियंत्रित कर सकें। और इसी क्रम में ह्यूम ने काम किया और एक ऐसे संगठन को जन्म दिया जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और यह संयोग रहा कि यही संगठन भारत में, जो कि राष्ट्रवाद की जड़ों को दबाने के लिए स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा कवच के रूप में, और यही संगठन भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक कारण बना। और इस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया गया और भारत की आज़ादी की लड़ाई इसी संगठन के नेतृत्व में लड़ी गई। तो ह्यूम की जो थ्योरी है, या जो लाला लाजपत राय ने जो थ्योरी दी है सेफ्टी वाल्व की,
इस चैप्टर में इसी की चर्चा की गई है कि कांग्रेस की स्थापना का मिथक क्या है। अगले अध्याय में कांग्रेस की स्थापना का जो सच है उसको हम देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। क्या वास्तव में कांग्रेस केवल डफरिन के दिमाग की उपज है? क्या इसे केवल सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया, स्थापित किया गया, या कांग्रेस की स्थापना का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है भी? तो क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को हम अगले अध्याय में देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।